Assalamu alaikum, everyone. We'll wait for maximum participants to join. Then we start our session. सर तो जब सिर्फ 1 से 2 मिनट प्लीज़ आप वेट करें तो सभी साइट्स के चैनल्स पे लिंक फॉरवर्ड कर दिया गया है। वो स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। श्योर सर, कोई बात। जी सर, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जिन्होंने ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करते रहेंगे और हमारे पास रिकॉर्डिंग का लिंक भी मौजूद होगा। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। ओके, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें तो जी, देन। ये लाइव है, लाइव जा रही है फेसबुक पे। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फैसल फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। एंड मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने अभी 7 अगस्त को टेस्ट दिया था और 8 अगस्त को मेरा रिजल्ट आ गया था। एंड आई गॉट 7.5 बैंड। सो आज मैंने कोई स्लाइड वगैरह तो नहीं बनाई, बट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे और किस किस तरह मैंने तैयारी की थी। अपनी थोड़ी इंसाइट्स दूंगा। टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा था और मेरी तैयारी का क्या एक्सपीरियंस था, राइट। सो टेस्ट नॉर्मली था। मैंने इस्लामाबाद वाले टेस्ट सेंटर में दिया था टेस्ट। एंड अब मुझसे काफ़ी सारे लोग ये इसलिए पूछ रहे थे होते हैं कि वो स्पीकिंग का क्या सीन होगा, इसलिए मैं सोचा शायद इस थोड़ा सा इससे स्टार्ट कर दूं। तो आई थिंक जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि आप किस शहर में देंगे टेस्ट, वो डिपेंड करेगा कि आपका स्पीकिंग का टेस्ट कैसा होगा। मैंने इस्लामाबाद में दिया था तो मेरा फेस टू फेस था, एक पाकिस्तानी लेडी थी। बट अगर आप किसी और शहर में दें तो हो सकता है शायद ये ना हो। अगर आप किसी बड़े शहर में ना दें तो अगर आप जब टेस्ट बुक करने लगें तो पहले तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। दूसरी बात है, मैं आपको ज़रा पहले अपना स्कोर दिखा देता हूँ एंड देन सॉरी एंटायर स्क्रीन। ओके, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस सर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो मेरे लिसनिंग में, होल्ड ऑन श्योर। सो दिस इज माय स्कोर। लिसनिंग में मेरा 8.5 था, रीडिंग में 8.0, राइटिंग में 6.5 एंड स्पीकिंग में 7.0 था एंड ओवरऑल 7.5 था।
तो विद दैट मैं आपको पहले बताता हूँ अपनी मेरी मेरी मेरा लिसनिंग का क्या एक्सपीरियंस था और मैंने तैयारी कहाँ से की थी। सो मोस्टली मैंने मेरे ख्याल से आप भी ज़्यादातर लोग यहीं से करते हैं तैयारी। आइल्स सिमुलेशन वाली वेबसाइट से की थी मैंने तैयारी फॉर यूजिंग कैम्ब्रिज बुक्स। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इस पे शिफ्ट हो गया था, आइल्स ऑनलाइन वाली पे। अच्छा, एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा जब आप कैम्ब्रिज से तैयारी कर रहे हो। मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो मेरा टेस्ट था, वो कैम्ब्रिज के निस्बत मुश्किल था। अब मैंने देखा है, अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि कैम्ब्रिज के जैसे ही होता है, बट मेरे एक्सपीरियंस में कैम्ब्रिज की बुक्स से मेरा काफ़ी निस्बतन मुश्किल था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इफ ये आप मेरे टेस्ट स्कोर देख सकते हैं। आई थिंक ये लिसनिंग के हैं। सो ये अराउंड मेरा स्कोर रहा था, एंड 8.5 मेरा लिस्टिंग में फिर भी आ गया था। बट मैंने जो नोटिस किया, जो डिफ़िकल्टी लेवल थी, वो जो जेल के मॉक टेस्ट थे उनसे ज़्यादा क्लोज थी डिफ़िकल्टी लेवल। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और एक ये यूट्यूब चैनल है, ये है लिली टेस्ट। ये मैंने यूज़ किया था फॉर लिसनिंग एंड रीडिंग। इसकी टिप्स काफ़ी एसेंशियल थी। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा लिसनिंग के हवाले से, कि ये आपको इस चैनल पे भी टिप मिल जाएगी कि जब आप तैयार कर रहे होते हैं लिसनिंग, तो एक चीज़ पे फोकस रखिएगा कि जो सेकंड पार्ट होगा और थर्ड पार्ट होगा वो रिलेटिवली ज़्यादा मुश्किल होगा। या तो ऑब्वियस है, आपको पता होगा। तो जब आपको शुरू में टाइम दिया जाता है ना, फर्स्ट पार्ट के, जब वो बोलना स्टार्ट करता है, या जब वो ये कहता है कि आप यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चन 1 to 5 और 1 to 6, राइट? तब आप इमीडिएटली सेकंड पार्ट पर जंप कर जाया करें। मे बी आपको शायद कोड गुरु पे थोड़ी सी डिफरेंट एडवाइस दी होगी, बट मेरी एडवाइस यही है कि आप सेकंड पार्ट पर जंप कर जाया करें। और वहाँ पर जो आपको ना ज़्यादातर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, या इसी किस्म के मुश्किल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उन्हें देख लिया करें। बेशक हाईलाइट मत किया करें, मैंने किसी को हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि ऑनेस्टली उससे थोड़ा टाइम ज़ाया होता है। तो आप सेकंड पार्ट के क्वेश्चन देख लिया करें, और फिर जब वो बोलना स्टार्ट करता है फर्स्ट पार्ट के लिए, तब आप वापस आ जाया करें। और जब वो बोल रहा होता है तब आपके पास काफ़ी टाइम होता है, फर्स्ट पार्ट काफ़ी आसान होता है, आप तब उसे फिल कर सकते हैं। एंड दैट सेम गोज फॉर द थर्ड पार्ट। जब वो 1 to 6 या 1 to 5 के बाद जब हम वो फिल कर लेते हैं, तब वो फिर आपको थोड़ा सा टाइम देता है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप थर्ड पार्ट पे शिफ्ट कर जाया करें, और वो थोड़े से पढ़ लिया करें। तो इस तरह आप जो है ना, ये दो सेकंड और थर्ड पार्ट पढ़ लेंगे। फिर जब आप असल में सेकंड पार्ट फिल करने की आपकी बारी आएगी, तब आपके पास आपने पहले ही एक बार उसे पढ़ा हुआ होगा, तो आपके पास टाइम होगा। आप वो उसे दूसरी मरतबा पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी, आपको ज़रा याद करने में आसानी होगी। क्योंकि अक्सर जो है वो उन पार्ट्स में टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ज़रा मुश्किल हो जाती है इंसान को। ये सेकंड और थर्ड पार्ट की सूरत हाल है। और मुझे भी ओरिजिनल टेस्ट में भी थर्ड पार्ट में थोड़ी मुश्किल हुई थी, और फोर्थ पार्ट में मेरे आई थिंक एक दो गलत भी वहीं से हुए हैं। फोर्थ पार्ट में मैंने नोटिस किया कैम्ब्रिज की बुक्स में ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होता, लेकिन जेल मॉक टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट होता है फोर्थ पार्ट में, और ऑडियो भी रिलेटिवली ज़्यादा मुश्किल होती है, और यही ओरिजिनल टेस्ट में भी था। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस रिगार्डिंग लिसनिंग। इसके अलावा इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका, या मेरी बात समझ आई आपको? सर, जो आपने जब टेस्ट बुक किया था, वो जो हमें पैकेज मिलता है, तो आपने वो ट्राई किया था? वहां जी से मौके की बात कर रहे हैं आप? जी जी, ये वाला मिलेगा जब आप बुक करेंगे ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू। तो आप ये मतलब हम ये वाले टेस्टों की प्रैक्टिस करें? ये तो जब आपको मिलेगा तब करेंगे आप। जी, बट तब। आई आई वुड रिकमेंड, क्योंकि इंटरफेस जो है ना, वो इससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जो जो ब्रिटिश काउंसिल का ओरिजिनल टेस्ट होगा, जब ओरिजिनल आपका आइल्स का टेस्ट होगा, तो इंटरफेस इससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होगा। और मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इस इंटरफेस पे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप कोशिश कीजिएगा सारे मॉक टेस्ट करें, और अपने आप को जितना ज़्यादा फेमिलराइज कर सकते हैं करें। कि जब वो आइल्स सिमुलेशन की वेबसाइट से इस पे शिफ्ट करते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मुझे भी शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, वो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा लगता है और ज़रा मुश्किल होती है। और लिसनिंग में मैंने यही नोटिस किया है कि इससे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड थे मेरे लिसनिंग के टेस्ट। इस जितने मुश्किल नहीं थे, इससे आसान थे, लेकिन कैम्ब्रिज जितने भी आसान नहीं थे, कैम्ब्रिज से मुश्किल थे। सो इट वाज समवेयर इन द मिडिल।
सर मतलब कि हर मॉड्यूल यहाँ से एक दफा जरूर ट्राई करना है। और सर जैसे जी मैं पेपर बेस देना चाहती हूँ तो कंप्यूटर बेस, अब ये तो फिर कंप्यूटर से मेरी प्रैक्टिस होगी। आ, देखिए मैंने पेपर बेस दिया नहीं है सो आई थिंक उसके लिए शायद आपको मॉक टेस्ट अलग मिल जाए, मगर अगर आप दे रही हैं पेपर बेस तो आपके लिए तो और भी आसान है, आपको तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मुझे तो जो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं उन्हें शार्प 30 मिनट्स मिलते हैं लिसनिंग पार्ट में ना। और आपने बस आई एम नॉट श्योर पेपर बेस का, आई थिंक उन्हें एक शीट मिलेगी मे बी रीडिंग पार्ट में। और आई थिंक लिसनिंग तो सेम ही होगा, बस आपको शीट पे फिल करना होगा, बल्कि आपके लिए रिलेटिवली ज़्यादा आसान होगा क्योंकि आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, राइट। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आप जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते थे लिसनिंग का मॉड्यूल को एज अ प्रैक्टिस किया करते थे, तो आपके 40 में से 40 आउट ऑफ कितने आपके करेक्ट हुआ करते थे प्रैक्टिस के दौरान? ये जेल मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप कैम्ब्रिज की यस बात कर रहे हैं? सर, मॉक टेस्ट की, ये ब्रिटिश काउंसिल के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। देखिए मॉक टेस्ट में मेरे यूजली 7.5 और कभी कभार 8 तक हो जाते हैं, 7.5 7 8 इस तरह थे। तो अगर आपके इतने आ रहे हैं तो आमतौर पे आपका एक बैंड ज़्यादा 0.5 या 1 बैंड ज़्यादा ही आएगा ओरिजिनल टेस्ट में। सो या सर आप एंड वो कैम्ब्रिज और जेल मॉक टेस्ट जो कह रहे हैं इन दोनों का वेबसाइट का लिंक बता सकते हैं कौन सा है? देखिए वो जेल मॉक टेस्ट है, उसका एक्सेस आपको तब मिलेगा जब आप ना अपना टेस्ट बुक कर लेंगे ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू। और आईडीपी से अगर बुक किया है तो फिर? देखिए मुझे आईडीपी का इतना आइडिया नहीं है, बट मैंने सुना था कि वो इस तरह के नहीं प्रोवाइड करते टेस्ट। इस पे आपको ना स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग के 25-25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, एक ठीक है। फेमिलराइजेशन टेस्ट भी मिलेगा। तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा आपको एक वेबसाइट है आइल्स फ्लेक्स, उसका भी एक्सेस मिल जाता है इससे ना। उससे अगर, वैसे मैं रेकमेंड तो नहीं करूँगा क्योंकि आई कोड ग्रुप पे हम नहीं रेकमेंड करते कोई भी पेड सर्विस, बट अगर आप $25 पे करें तो आपको 3 मंथ का, वो आइल्स फ्लेक्स की वेबसाइट है, इन्हीं जेल वालों के साथ अफिलिएटेड है। इनके जो टीचर्स होते हैं वो आइल्स फ्लेक्स से आ रहे होते हैं। तो वो आपको ना एक एआई सर्विस देते हैं जो आपके स्पीकिंग टेस्ट और राइटिंग टेस्ट को रिव्यू कर देते हैं। और $25 थ्री। कैम्ब्रिज वाला जो कह रहे थे आप वो कौन सा है? सॉरी, कैम्ब्रिज वाला जो आप कह रहे थे? कैम्ब्रिज वाला ऐसा नहीं है कोई जो रिव्यू करता हूँ। वो अच्छा। जेल मॉक टेस्ट वाले हैं। वो आइल्स आइल्स फ्लेक्स हैं, वो इन्हीं के साथ अफिलिएटेड है। वो जब आप लेक्चर लेंगे ना, क्योंकि फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आई थिंक अभी भी ये कर रहे थे, तो आपको वो ये टीचर्स जो हर लेक्चर के लास्ट में बताएंगे। इन लेक्चर्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री लेक्चर्स हैं, राइट। मेरी ना एक फ्रेंड ने ना टेस्ट बुक कर लिया है, तो ना उसको भी ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ये पैकेज मिला है। तो वो ये कह रही थी कि ना एज कम्पेयर टू कैम्ब्रिज बुक्स, जो हम यूट्यूब से जो हम लिसनिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमें ज्यादा टाइम मिलता है। लेकिन जब ये वाले जो मॉक टेस्ट है ना ब्रिटिश काउंसिल की बुक, ये जो वेबसाइट पे जो हमें मिलते हैं टेस्ट से पहले, तो इसमें ना लिसनिंग के दौरान ये जो टाइम है ना ये कम होता है। ये मतलब फौरन फौरन आगे नेक्स्ट शुरू होता रहता है टेस्ट। जी वो बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही होता है, मेरा भी एक्सपीरियंस यही था। यूट्यूब से मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा। फिर टेस्ट उधर मतलब जब हमारा रियल में टेस्ट होता है तो फिर उधर भी यही टाइम होता है जो इनके मॉक टेस्टों का होता है? नहीं, मॉक टेस्ट से आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन कैम्ब्रिज की बुक से आपको कम टाइम मिलता है। मैंने ये नोटिस किया, कैम्ब्रिज वाले कुछ ज़्यादा ही टाइम देते हैं और हम ज़्यादा ही कुछ इजी हो जाते हैं। मैं भी काफ़ी जी इजी हो गया था, मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा आसान है लिसनिंग, लेकिन जब मॉक टेस्ट किया तो पता चला। जी। एंड दैट, और फिर ओरिजिनल में भी यही था। मैं भी जी यही पूछना चाह रही हूँ कि जो ब्रिटिश काउंसिल की आपको वेबसाइट पे मॉक टेस्ट मिला, तो वो सेम वही टाइमिंग थी ओरिजिनल टेस्ट में भी? नहीं, देखें मैंने नोटिस किया कि जो ओरिजिनल टेस्ट की टाइमिंग थी ना वो ओवरऑल अराउंड 28 मिनट्स थी, और जो जेल मॉक टेस्ट की थी ना वो अराउंड 26 मिनट्स थी उसकी, और 26 to 27 या समटाइम्स 25 भी, जैसे सर कह रहे हैं चैट में। तो अ, ये ड्यूरेशन थी। और कैम्ब्रिज की बुक्स की मैंने नोटिस किया कि अराउंड 32 to 34 मिनट्स तक भी चली जाती है।
राइट। तो बेहतर यह है कि आप अपने आप को अडेप्ट करें जेल मॉक टेस्ट से ना, क्योंकि ये आपको फोकस करना सिखाता है ज़्यादा बेहतर। हाँ जी सर, मैम, अलीना मैं बात करता हूँ। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप इससे बेशक प्रैक्टिस करें। अगर इसमें आप अपना जो गोल है उसे अचीव कर रही हैं कैम्ब्रिज में, देन यू आर रेडी टू बुक योर मॉक टेस्ट आई थिंक। तब आप अपना मॉक टेस्ट बुक कर सकते हैं। और अगर आपके उसमें कम भी आते हैं तो ज़्यादा परेशान नहीं होना। इसमें आमतौर पे लोगों की कमी आते हैं जेल आइल्स में, जो इनके मॉक टेस्ट होंगे। अगर आप उससे आपका उससे एक आधा बैंड कम भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। अ, बस ये आपको बस ये दिखाएगा कि आपने सिखाएगा कि कैसे आपने हाइपर फोकस होना है, और आप ये ज़रूरी होगा आपके लिए वहाँ टेस्ट में। सो दैट्स माय एडवाइस फॉर लिसनिंग। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग लिसनिंग और रीडिंग? और सर रीडिंग का भी ऐसे ही आते हैं, इन्हीं मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो हैं, रीडिंग देखें, का भी ऐसे ही है, ये कैम्ब्रिज का डिफरेंट है इन मॉक टेस्टों से? नहीं देखें, कैम्ब्रिज इजी है रिलेटिवली। जो ओरिजिनल टेस्ट के वो मैंने नोटिस किया काफ़ी इजी है। मॉक टेस्ट इसके मुश्किल हैं सिमिलरली जेल आइल्स पे। मेरे इसमें भी अराउंड 7.5 या 8 तक ही आ रहा था उसमें जो जेल के मॉक टेस्ट थे, और इसमें मैं अराउंड 8.59 तक स्कोर कर जाता था। सॉरी सर, आप रिपीट करेंगे, वो मिस हो गया मुझसे। मैं कह रहा था कि जो कैम्ब्रिज के टेस्ट हैं रीडिंग के वो इजी हैं रिलेटिवली टू रिलेटिव टू ओरिजिनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। अ, जो ओरिजिनल टेस्ट होगा वो उससे इजी होगा। तो जो हम बस आप इतना जान लें कि जो ओरिजिनल टेस्ट है ना उसके डिफ़िकल्टी लेवल जेल मॉक टेस्ट और ब्रिटिश काउंसिल के जो सॉरी जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं उसके दरमियान में होगा। राइट। ओके। अच्छा, रीडिंग में मैं आपको अगर मैं जो यहाँ कोई मिल जाए तो एक एडवाइस आपको देनी थी। जो Hold on, अगर ये खुल जाए तो मैं आपको बता दूं। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। रीडिंग में जो आपको पैराग्राफ मिलेंगे, मैंने देखा है अक्सर लोगों के या तो ट्रू फॉल्स, यस नो, या फिर वो मैचिंग हेडिंग्स पर बहुत ज़्यादा करते हैं ना नंबर्स। तो अ, ये आपको उसमें भी एडवाइस मिलेगी जब आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, मॉक ये जेल आइल्स वाले जो आपको फ्री लेक्चर्स मिलते हैं, आप वो अटेंड करेंगे तब भी आपको ये एडवाइस देंगे कि ना पहले दो जो मैचिंग हेडिंग्स की मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी इसमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा करते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे इसमें दो हेडिंग मैचिंग हेडिंग के दो क्वेश्चन गलत भी हो गए थे ओरिजिनल टेस्ट में भी ना। तो सॉरी, मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? एक्सक्यूज मी। जी 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 सर, विजिबल है, विजिबल। Yes, sir. Visible है sir. ओके। Continue. तो यूजली आपको ना पहले दो जो सेंटेंस होंगे उसमें मैचिंग हेडिंग का आंसर मिल जाएगा हमें। मैंने जो एक लेक्चर लिया था, मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं लिए थे, उसमें हमें हमारे टीचर ने बताया था कि पहले दो का आपने पहले दो सेंटेंस देखने हैं और आखिरी एक सेंटेंस देखना है, और उसके बाद आपने रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ से पर स्किम करना है, स्किम थ्रू करना है उससे, और उसके हिसाब से आपने अंदाज़ा लगाना है। तो मैंने जनरली जितने भी क्वेश्चन थे आई थिंक मेरे दो गलत हुए थे, बाकी मैंने इसी मेथड के थ्रू सही कर लिए थे। मेरा रीडिंग में 8 था। सो ये मेरी एक छोटी सी एडवाइस है आपको। अ, बाकी आप जब यहाँ लेक्चर लेंगे तब और ज़्यादा आपसे आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आई थिंक चैट में भी कुछ क्वेश्चन है। Am I audible? जी आ रही है? सर। जी जी। क्या आप ये दोबारा बता देंगे जो आप अभी बता रहे थे कि रीडिंग में ये टास्क में जगह मैसेज करेंगे? जी जी। मैं कह रहा था कि हमारे जो टीचर थे जेल पर जो हमें लेक्चर्स मिले थे उसमें वो बता रहे थे कि जो पहले दो जब आप मैचिंग हेडिंग के पैराग्राफ्स कर रहे होंगे तब जो पहले दो सेंटेंस हैं वो उन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा, और आखिरी सेंटेंस को हाईलाइट कर लीजिएगा।
और जो दरमियान में जितना भी पैराग्राफ है उस पर ज़रा स्किम थ्रू कीजिएगा। आपको यूजुअली जो है वो मैचिंग हेडिंग का आंसर आपको पहले 2 सेंटेंसेस में मिल जाया करेगा। उसके अलावा आप लास्ट सेंटेंस और वो स्किम थ्रू करने वाले प्रोसेस को एज अ हेल्प यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कौन सी हेडिंग मैच हो रही है। बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको, बल्कि वो कह रहे थे कि 100% ऑफ द टाइम आपको पहले 2 जो सेंटेंसेस हैं उसमें मिल जाएगा आंसर। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में समटाइम्स 1-2 आपको ज़रूर ऐसे पैराग्राफ मिलेंगे, एक पैराग्राफ कम से कम, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो ट्राई टू, ये आपके अपने आप पर है कि आप कितने अटेंटिव रहते हैं, कितने फोकस रहते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। वो 1-2 जो आपके प्रॉब्लम आएगी ना, वो आप पर होगा। तो थैंक्स। आई थिंक चैट में भी कोई क्वेश्चन है। तो यस मैम फातिमा, मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ रियल टेस्ट का। होल्ड ऑन। होपफुली ये चल जाएगा, क्योंकि आई एम नॉट श्योर ये एक्सेस देते हैं इसके बाद या नहीं। लेट्स डू अ रीडू। अच्छा अच्छा, ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सेम होगा। आप टेस्ट फेमिलराइजेशन वाले जब करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं टेस्ट फेमिलराइजेशन ये निकाल लेता हूँ, अगर ये निकला है तो भी। बल्कि नहीं, सॉरी, वो ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो वो रहने देते हैं। लेकिन काफ़ी इससे सिमिलर ही आपको मिलेगा। जैसे हमेशा आपको पहले फॉर्म मिलेगा, और सेकंड क्वेश्चन जो 6 to 10 है वो वेरी कर सकते हैं। सर एंड इसमें जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, यहाँ पे बैक एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आई गेस रियल टेस्ट में ऐसे नहीं होगा कि नीचे आपको एक बार शो हो रही होगी और फिर आप क्लिक करके एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल वैसे ही होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा, और वहाँ आप इस तरह जा सकते हैं। यही थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने शुरू बुक करते हैं, आई थिंक वो तब बताते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए उन्होंने किया ताकि वो हर डिवाइस पर ये जो सॉफ्टवेयर है चल सके, हर डिवाइस और के सर इंटरफेस पर एडजस्ट हो जाए। जी जी। जी सर, एक और बात मुझे कंफर्म करनी थी। लिसनिंग में जो मैचिंग मैचिंग स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं ना? लिसनिंग में? जी, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जी जी लाइक स्टेटमेंट। जी, हाँ, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने होते हैं। इसमें नहीं है वैसे। मैंने कुछ मॉक टेस्ट में किए थे, उनमें थे, और ये मैप में भी यही होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप ही करने होते हैं आपको। यस सर, यस सर। जी। औ- और रीडिंग में भी आपको मैचिंग हेडिंग में भी ड्रैग एंड ड्रॉप करने होंगे। ऑलराइट सर। ओके, मैं आपको रीडिंग का भी दिखा देता हूँ, क्योंकि रीडिंग में मैंने नोटिस किया काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मुझे खुद भी रीडिंग का इनका इंटरफेस अच्छा नहीं लगा। कुछ इस तरह का होगा, लेकिन जैसे मैम ने बताया था कि आपके पास ऑप्शन होगी नीचे 12 होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप उस पर शिफ्ट कर सकेंगे। बाकी रिलेटिवली सिमिलर होगा। लेकिन मैचिंग हेडिंग में जैसे यहाँ पर मुझे हेडिंग्स लिखनी पड़ रही हैं, वहाँ पर आपको ऐसे ड्रैग करके यहाँ पैराग्राफ के ऊपर लगानी होंगी वो हेडिंग्स। आपके पास ऑप्शन होगा ऐसे ड्रैग, यहाँ से ड्रैग करके उठा के वहाँ पर लगानी होगी। ये आप टेस्ट फेमिलर जब आप बुक करेंगे तो फेमिलराइजेशन टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे ना, तो आपका आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ऐड करूंगी। मैंने जो है ना वो रियल टेस्ट का सिनेरियो एक वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में देखा था, फास्ट ट्रैक आइल्स की। उन्होंने दिखाया था कि रियल टेस्ट में ये वाला सॉफ्टवेयर होता है और इस तरह से शो करवाते हैं। एंड काइंड ऑफ उसके साथ सिमिलर जो है ना वो सॉफ्टवेयर, उस पर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो कि हमने 9 AM जो है ना वो उस सेशन में शेयर भी किया था, आइल्स ब्रो। उसका सिनेरियो बिल्कुल सेम है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो सेम है।
और रीडिंग में एक और डिफरेंस जो है ना वो मैंने प्रैक्टिस के दरमियान फील किया है। जो लोग कैम्ब्रिज की बुक से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उसमें रीडेबिलिटी ऑलरेडी बहुत इम्प्रूव्ड होती है। बहुत से वर्ड्स हम देखेंगे कि इटैलिक लिखे होते हैं थोड़ा सा, और इस तरह से काइंड ऑफ थोड़ा सा होता है कि वो खुद ब खुद उन पे नजर पड़ती है। लेकिन जब ये पैराग्राफ्स पैसेजेस आते हैं जैसे कि आप दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई भी इस तरह का नहीं होता। आपको सिर्फ इन्वर्टेड कोमास जो है ना वो मिल जाते हैं, लेकिन इटैलिक वगैरह या बोल्ड वगैरह की सिचुएशन जो है ना वो नहीं मिलती, जो कि हमें कैम्ब्रिज में अक्सर पैसेजेस में जो है ना वो देखने को मिलता है। तो जी ये जी, जो है आप ना बिल्कुल सही रीडेबिलिटी कह का रही हैं। थोड़ा सा। जी मैम फातिमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें Uh, टेक्स्ट भी निस्बतन ज़्यादा होता है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट में भी आप नोटिस करेंगी और ये मॉक टेस्ट में भी टेक्स्ट कैम्ब्रिज की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होगा। पैराग्राफ में टेक्स्ट हैवी होगा, हो सकता है पैराग्राफ लंबे भी हों, इसमें पैराग्राफ लंबे भी होंगे। कैम्ब्रिज में मैंने नोटिस किया पैराग्राफ रिलेटिवली छोटे हैं। सर सो वो मैंने ये ऑब्जर्व किया इसमें कि इसमें फॉन्ट साइज की वजह से जो है ना हमें पैसेजेस लंबे लगते हैं। कैम्ब्रिज में फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से वो हमें छोटे पैसेजेस लगते हैं। इस वजह से भी मे बी ये हो सकता है। ओके, मे बी दैट कुड बी द केस, नॉट श्योर। सर इसमें ओरिजिनल जब हम टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है तो उसमें हमें कंट्रोल एफ करने का ऑप्शन मिलता है इन केस कोई चीज़ मिस हो जाए तो। नहीं सर, कंट्रोल एफ नहीं आपको करने देंगे। वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होगा उनका, उसमें कंट्रोल एफ का कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो आई थिंक वो स्पेशली डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। जब वो सॉफ्टवेयर वो ऑन करेंगे ना, जैसे ही आपकी लॉगिन आईडीज़ वो आपको दे देंगे, वो जैसे ही वो लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन कवर हो जाएगी। तो कंट्रोल एफ का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ma'am, अच्छा, Fatima, can you share the video in the chat or Slack channel, please? A YouTube video that you're talking about. जी सर, मुझे एग्जैक्ट वीडियो नहीं याद, लेकिन मैं चैनल का नेम आपको जो है ना वो बता दूंगी, और मैं वीडियो भी देखूंगी एंड बाद में इसको शेयर भी कर दूंगी। लेकिन मैं ये कहूंगी कि वो सॉफ्टवेयर बहुत हेल्पफुल है। अगर आप उससे करेंगे ना तो आपको एट द एग्जाम डे पे जो है ना वो इतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। काइंड ऑफ काफ़ी सिमिलर है जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, बिकॉज मोस्टली हमें ये आदत होती है, हम जो क्वेश्चंस ड्रैग एंड ड्रॉप वाले भी होते हैं ना उसमें भी कुछ बच्चों को हाईलाइट करने की आदत होती है। लेकिन जब ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाले क्वेश्चंस आते हैं इनमें हाईलाइट नहीं कर सकते हैं हम, क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को नहीं हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हमें इससे जो है ना वो इसको पहले ही पता होना चाहिए, ताकि हमें एक डिफरेंट सिनेरियो ना जो है ना वो फेस करना पड़े। अच्छा सर, मुझे ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछना था। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि जो आइल्स का जो है ना वो सिस्टम थोड़ा चेंज हो चुका है। अब आपको नेटिव स्पीकर्स नहीं मिलेंगे, स्पीकिंग में नॉन नेटिव स्पीकर्स ही मिलेंगे। तो क्या आपका भी जो था एक्सपीरियंस नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ था स्पीकिंग के जी अंदर? वो एक जी जी, एक पाकिस्तानी लेडी थी। मैंने इस्लामाबाद के एक टेस्ट सेंटर में दिया था, तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी मिली थी मुझे, एंड शी वाज वेरी नाइस। तो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उन्होंने लिया था ना टेस्ट। सो अब मुझे सर ये एक चीज़ है कि जो मैंने शुरू में भी मेंशन की थी कि मे बी इट मे वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी, कि हो सकता है जो रिलेटिवली छोटे शहर हैं वहाँ पर जूम पर टेस्ट हो। सो आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट, ये मैंने सुना था। बट अगर ऐसा हो तो कुछ ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि उनकी जूम की ऑडियो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। Yes, sir. तो मेरा टेस्ट जो है स्पीकिंग वीडियो कॉल में sir. सो कैसी सर आपकी ऑडियो कैसी थी? नहीं सर, आने वाला है सर, 24th को है सर. अच्छा, वीडियो में। ओके, चलें, हाँ गुड लक। सर फरीद, क्या आप सर अपनी अपनी सरजैन, क्या आप अपनी एक दफ़ा टिप्स और स्ट्रेटजीज वगैरह शेयर कर दें कि आपने चारों मॉड्यूल्स को कैसे हैंडल किया है? तो उसके बाद जो अगर टाइम बचा तो हम इंशाल्लाह क्वेश्चन ले लेंगे। आप एक दफ़ा क्या ना ओके कंप्लीट कर जी, ओके फिर सो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन लेंगे। ओके सो रीडिंग और लिसनिंग तो मैंने इस वेबसाइट से ही की थी, और आईकोड गुरु मैं रेगुलर आ रहा था। मैं आई थिंक दैट एक 2 PM सेशन उस वक्त जारी था। तब मैं वो सेशन रेगुलर अटेंड कर रहा था, तो उसमें काफ़ी मेरी हेल्प हुई थी। तो रीडिंग और लिसनिंग मैंने मोस्टली इससे तैयार की थी। अच्छा, अब राइटिंग मेरा 6.5 बैंड था और अनफॉर्चुनेटली, और ये एक वही एक मॉड्यूल था जिसकी मैंने ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी नहीं की, ज़्यादा सीरियस, आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट इट। और आखिरी में आई थिंक मैंने 5 दिनों में इसकी कोई
जाके थोड़ी सीरियस होकर तैयारी की थी, और उसके लिए थोड़ी सी इसी की मैंने वीडियोस देखी थी, थोड़ी सी आइल्स एडवांटेज आप सबको पता होगा, एक यूट्यूब चैनल है, उसकी वीडियोस देखी थी, और ये वेबसाइट है, ये सर नुमान ने भी काफ़ी बार दिखाई है, आई थिंक आप लोग भी यूज़ करते होंगे। इसको मैंने राइटिंग के लिए यूज़ किया था, इसके ट्रिप्स के लिए। अच्छा, मैंने एक बार अपना राइटिंग का आई थिंक एक बार रिव्यू करवाया था इस वेबसाइट से। यहाँ पर आपको आई थिंक $2 में रिव्यू कर देते हैं। सो उस टाइम इसने मुझे कोई 7 या 7.5 दिया था, लेकिन वो काफ़ी पहले मैंने करवाया था। और स्पीकिंग का भी मैंने इससे रिव्यू करवाया था। इसका अगर आपने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है तो ये वेबसाइट काफ़ी अच्छी है। ये आपको फुल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेगी, और राइटिंग स्पीकिंग इन सारों के सिंगल सिंगल मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेगी। मैंने इससे स्पीकिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अलॉन्ग विद दीज मॉक टेस्ट, ये जो जेल आइल्स के प्रोवाइड करते हैं ये, इन दो से मैंने काफ़ी स्पीकिंग की प्रैक्टिस की थी, और काफ़ी इम्प्रूव मैंने किया था। आई थिंक मेरे जो मार्क्स भी आए थे वो कोहेरेंस और कोहेजन की वजह से आए थे, वो मेरी अच्छी थी। आई थिंक मेरे ग्रामर और वोकेबलरी में आई थिंक, मुझे कंफर्म तो नहीं है, बट आई थिंक वहाँ पर मेरे ज़्यादा कटे हैं। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। और दूसरा, हैव अ प्रॉपर कन्वर्सेशन इन रिस्पॉन्स। सो मैम अगर जी सर मैं Sir, कुछ you ऐड कर दूं can इसमें? either you can also explain whatever you are currently doing in Urdu, in English if everyone is ओके comfortable, because I think that will be great. ओके, इज दैट एवरीवन वांट्स, गाइस? होल्ड ऑन। जी सर मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें आप? या सर, श्योर। जी मैम, अगर तो आप देखना चाहती हैं कि सर कैसा बोलते हैं, तो आप जो है ना सर जो प्रीवियस सेशंस में जाते थे आइट से पहले, तो वो देख सकती हैं। उससे आपको जजमेंट मिल जाएगी कि सर कैसे बोलते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डैट आई थिंक इधर हम वो सवाल पूछ सकते हैं सर से। जैसे सर मेरा भी एक सवाल है रीडिंग के मुतालिक। तो मैं काफ़ी लैग कर रहा हूँ रीडिंग में। फॉर एग्जांपल मेरे जो है ना 6 पे बैंड स्टक हुए पड़े हैं इस टाइम। तो कोई और स्ट्रेटेजी जो आप देना चाहें मुझे रीडिंग के मुतालिक? रीडिंग के मुतालिक आपने नोटिस किया कि आपके वो किन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रहा है? जी सर, अगर तो मैं टाइम मैनेज करूँ तो मेरे फिर गलत बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल 6 आता है, अगर मैं टाइम मैनेज ना करूँ तो फिर मेरा स्कोर अच्छा आ जाता है। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस और विच सेंटेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच पैराग्राफ, ये वाले मेरे ज़्यादा गलत हो रहे हैं। पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये एमसीक्यूज हैं। मुझे सॉरी अब याद नहीं है। सही, ये स्टेटमेंट होती है। तो स्टेटमेंट मैच करनी होती है कि किस पैराग्राफ से ये मैच कर रही है और इसकी इंफॉर्मेशन किस पैराग्राफ से मैच कर रही है। अच्छा, आप Sir, मैचिंग हेडिंग की बात कर रहे हैं, I guess. मैम एक मैचिंग हेडिंग भी होती है और एक और सवाल होता है और विच जी, मैचिंग इंफॉर्मेशन, राइट? यस। मैचिंग इंफॉर्मेशन। देखिए देयर जो इज मैंने जी, डिफरेंस एक तो है आप इसमें मैचिंग हेडिंग में और मैच द पैराग्राफ विच कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनमें जरा डिफरेंस है दोनों में। देखें, मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम मुझे ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुई जब मैंने ब्रिटिश सॉरी कैम्ब्रिज से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, राइट? बट एक तो आप रेगुलरली अटेंड करते रहें, दूसरा आई थिंक आप इस वेबसाइट से कर रहे हैं प्रैक्टिस इस टाइम? जी सर, मैं ये आइल्ट सिमुलेशन से फिलहाल कर रहा हूँ प्रैक्टिस इसकी। एंड यू स्टिल फेसिंग दैट प्रॉब्लम? या अच्छा सर, अच्छा, अगर इस आप आई थिंक इस वेबसाइट पर टारगेटेड क्वेश्चन भी पड़े हैं, राइट? जी थोड़े थोड़े से ही पढ़े हैं लेकिन इतने नहीं है। अच्छा सर जैन, इसमें सर अगर मैं कुछ ऐड करूँगा जी इन्फॉर्मेशन जी, को, जी जी प्लीज। तो अच्छा, तो सर पहले आपने मुझे सर इत्तेसाम आपको बताता चलूँ कि अगर आपने ये नोटिस आपके किस सेक्शन में या किस क्वेश्चन टाइप में आपको ज़्यादा इशू आ रहा है, तो प्लीज़ उस इशू को पहले तो आपने नोट करना है। आपने ये करना है कि आपने उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए अपनी एक अगर आप अपने से एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं तो ये सबसे बेस्ट है। वगरना इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं स्ट्रेटजीज। मैंने ये 5 PM जो आइल्स वाला स्लैक का चैनल है, यहाँ पे मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ कि हर एक क्वेश्चन टाइप को रीडिंग में कैसे
सॉल्व करते हैं, उन्होंने वहाँ पे हर एक क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए अलग से स्ट्रेटजी दी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप वो एक दफ़ा वीडियो देख लें और उसमें जो वो स्ट्रेटजीज दी हुई हैं, मैंने अभी तक वो अप्लाई नहीं की हुई है, तो अगर वो उसमें एक जो स्ट्रेटजीज बताई हैं आप एक दफ़ा वो अप्लाई करके देखें, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा अप्लाई करके देखें, तो अगर वो आपको ओवरकम करने में आपकी मदद दे रही हैं स्ट्रेटजीज आपके उस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो प्लीज़ आप उनके साथ जाइए, ये एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। जी सर, श्योर मैं ट्राई करता हूँ। लेकिन ये जो सर ने मैचिंग हेडिंग की ट्रिक बताई है, ये तो मैं इंशाल्लाह आज ट्राई करके देखूंगा। ये मैंने वैसे की ही नहीं थी, मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ता था। और मोस्टली पैराग्राफ 3 में ना मेरी काफ़ी मिस्टेक्स हो रही हैं। मेरे तकरीबन 3-4 वर्ड्स ठीक होते हैं, बाकी तकरीबन सारे गलत। शायद ये शॉर्ट ऑफ टाइम हो सकता है या कोई और चीज़, पता नहीं अब। सॉरी, मैं बोल रहा था, माइक ऑफ था। तो एक और मुझे चीज़ याद आ गई। हमारे वो एक टीचर थे, उन्होंने बताया था कि सिर्फ ये जो मैचिंग हेडिंग वाले क्वेश्चन है ना, सिर्फ इनमें आपको पूरा पैराग्राफ रीड करना होता है और किसी भी क्वेश्चन में आपको पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना। तो आप कोशिश किया करें वो जो क्वेश्चन है ना, उसके आइडेंटिफाइड किया करें। जो मेन वर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, बेशक उन्हें हाईलाइट कर लिया करें और फिर कोशिश किया करें स्किम करते हुए उन वर्ड्स को देखने की कोशिश किया करें। जहाँ पर आपको वो वर्ड मिल जाएगा, फिर उसके ऊपर नीचे वाली 2-3 लाइन आप रीड करें या थोड़ी ज़्यादा रीड कर लें, तो वहाँ पर आपको उससे रिलेटेड आंसर यूजुअली मिल जाएगा। उससे आपको आसानी ये होगी कि आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, और ये ऐसे क्वेश्चन जिनमें जिनको आपको फुली रीड नहीं करना, उनमें टाइम ज़ाया नहीं होगा। ओके सर। जी सर, इंशाल्लाह मैं इसको ट्राई करूंगा। अगर कोई फिर भी डिफिकल्टी फेस आई तो मैं इंशाल्लाह आपको इनबॉक्स अप्रोच कर लूंगा, अगर तो कोई हुई ओके तो। सर, यस, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अच्छा, या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। और कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, सर मैं मेरा आपसे Yes, sir, I have a question. ये पूछना चाहूँगा कि आप 6.5 बैंड सिक्योर किए हैं राइटिंग में, तो जी, आप कुछ सजेस्ट करना चाहें कि अगर जो फ्यूचर में देंगे आइल्स का टेस्ट, तो उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि आपने जो गलतियां की वो ना करें और वो आइल्स राइटिंग में अपने बैंड्स को इंक्रीज कर सकें। देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ज़्यादातर लोगों की तरह मुझे भी राइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरा ऑनेस्टली राइटिंग की प्रैक्टिस करने का दिल नहीं कर रहा था, और जब मैंने बुक भी कर लिया था उसके बाद भी मैं इसकी बहुत कम प्रैक्टिस कर रहा था। मैं मोस्टली फोकस, मेरा ये आइडिया था और इसी पे मैंने फोकस रखा हुआ था कि मैं रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में अपना स्कोर कर लूँ। तो अगर मैं राइटिंग में अगर 6.5 या 7 तक भी ले जाऊँ तो बहुत है। तो ये वाली गलती आप लोग ना कीजिएगा। मैंने आखिरी कोई 4 से 5 दिनों में इसकी कह सकते हैं कि जब मार्कर प्रैक्टिस शुरू की थी, तब मैंने कुछ ऐसे लिखे थे काफ़ी सारे। तब तो अ, ये मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी कि आप इस तरह टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, इसको भी बराबर टाइम दीजिएगा लिसनिंग और रीडिंग को। राइट। मैंने टाइम नहीं दिया तो मुझे नुकसान हुआ, उसका 6.5 आए हैं। Okay, sir, I have a question. जी जी। Sir, हमें कब पता चल जाएगा कि like we are ready for giving the IELTS test? Like हमें देखिए, कब अपने ये श्योर हो जाएगा कि हम तैयार है? Like अगर हम रोजाना रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और लिसनिंग की और स्पीकिंग की भी, तो like किस like वो क्या मोमेंट होगी जब हम कह सकते हैं like okay now we are ready, we should book the test and give it? जी, रिगार्डिंग रीडिंग एंड लिसनिंग, ये अगर आप अपना जो भी गोल है, जो डिज़ायर्ड बैंड है, उस तक पहुंच जाते हैं तो ठीक है। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपना डिज़ायर्ड बैंड इनमें, और ये मैं कैम्ब्रिज की बुक के हवाले से बात कर रहा हूँ, इनमें आप रखें अराउंड 8 तक। कि अगर आप इनमें कैम्ब्रिज की बुक्स में 8 तक पहुंच जाते हैं तो कम से कम ओरिजिनल टेस्ट में आप 7.5 7 तक तो कम से कम पहुंच ही जाएंगे। हो सकता है ज़्यादा भी आपका हो जाए। तो ये आपका रीडिंग और लिसनिंग का होना चाहिए कि कम से कम अपना बैंड 8 तक ले जाने की कोशिश करें। उससे पहले ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि पैसे ज़ाया करने वाली बात है अगर आपकी तैयारी नहीं है। एंड फॉर राइटिंग आई वुड रिकमेंड आप स्लैक में अपने जो आप लिखते हैं एसेज या रिपोर्ट, वो आप स्लैक में शेयर करते रहा करें, तो वो रिव्यू कर देंगे जो मॉडरेटर्स हैं। देखें,
हर जो भी आप रिपोर्ट या ऐसे लिखेंगे उसमें कोई ना कोई गलती तो निकलती आएगी, तो आप जितना भी अच्छा लिख लें मॉडरेटर कोई ना कोई गलती निकाल देंगे। तो उससे आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपने कोशिश करते रहनी है अच्छे से अच्छा लिखने की। आपको एट सम पॉइंट अंदाज़ा होने लग जाएगा कि मेरा ये अच्छा जो मैंने रिपोर्ट लिखी है या ऐसे लिखा है ये अच्छा है। एंड व्हेन कम्स टू स्पीकिंग, कोहेरेंस और कोहेजन को अपना गोल रखें। बाकी ग्रामर और वोकेबलरी को भी रखें, लेकिन अगर आपकी कोहेरेंस और कोहेजन अच्छी है, मतलब आप आइडियाज़ को मिला रहे हैं साथ और कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आई थिंक अगर आप ये चीज़ स्पीकिंग में सही कर रहे हैं तो यू आर रेडी। और दूसरा सर मैं इसमें जी 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 सर बोले आप। दूसरा मैं राइटिंग में आपको कहना चाहूँगा कि अब मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नोटिस किया कि वो चैट जीपीटी पे अपना ऐसे या रिपोर्ट डाल देते हैं और बाद में फिर परेशान हो रहे होते हैं कि ये तो 5.56 से कभी ऊपर ही नहीं देता। तो वो आपको कभी ऊपर नहीं देगा। मैं आपको एक फ़नी एक्सपेरिमेंट बताऊँ। मैंने इसी से कुछ अर्सा पहले एक इसे कहा था कि 9 बैंड ऐसे लिख के दे, और इसने मुझे 9 बैंड ऐसे लिख के दिया, और कुछ अर्से बाद मैंने इसे दोबारा रिव्यू करवाया तो मुझे ये 7 बैंड दे रहा था उसका। राइट। तो ये अपने बैंड अपने लिखे हुए ऐसे को 7 बैंड दे रहा था। तो उससे आपने परेशान नहीं होना, आप इसे सिर्फ यूज़ करें ऑकवर्ड फ्रेजिंग को चेक करने के लिए, अपनी ग्रामर को, और मे बी टू सम एक्सटेंड वोकेबलरी या स्पेलिंग को भी चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे ये ना पूछिएगा कि मुझे इसका बैंड दो, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपने अच्छा लिखा ना तो ये 6.5 या मे बी 7 शायद कभी दे दे आपको, लेकिन इससे ज़्यादा ये आपको नहीं देगा। तो आपने इसके दिए हुए बैंड से परेशान नहीं होना। मुझे ये कभी 5 या 5.5 से मुश्किल से ऊपर देता, अब 6.5 आ गया ओरिजिनल टेस्ट में मेरा। तो जी सर, आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर बैद को एक मतलब ऐड करना चाहूँगा कि आपने क्वेश्चन किया था कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आप आइल्स के लिए रेडी हैं टेस्ट देने के लिए। तो इसके लिए एक छोटी सी सजेशन मेरी या टिप समझ लें कि आपने 3 टेस्ट करने हैं रीडिंग के, 3 करने हैं लिसनिंग के। आपने देखना है कि अगर तो आपके डिज़ायर बैंड के करीब है, अगर वो आ रहे हैं बैंड तीनों मतलब जो आपने लिसनिंग के टेस्ट किए हैं, तो आप गुड टू गो हैं आप देने के लिए रेडी हैं टेस्ट। तो अगर आपके बैंड किसी में 6.5 आ रहे हैं, किसी में 7.5, किसी में 8.5 आ रहे हैं, टेस्ट में तीनों टेस्ट में ही आपके बैंड एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे, लिसनिंग और रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो जब आप देखें कि आपके कंसिस्टेंट बैंड आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, 8.5 आ रहे हैं या 7, मतलब कि आपके कंसिस्टेंट बैंड आ रहे हैं तीनों टेस्ट के अंदर, तो फिर आप समझ लें कि आप रेडी हैं। 3 से 4 टेस्ट इस तरह कीजिएगा। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सर की बात में थोड़ा सा ऐड करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि कोशिश करें अपना बैंड कैम्ब्रिज की बुक्स में थोड़ा हाई रखें, क्योंकि आपका जब ओरिजिनल मार्क्स जब मॉक टेस्ट देंगे और ओरिजिनल टेस्ट देंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपका गिर जाए बैंड। राइट। सो या एनी मोर क्वेश्चन सर? किसी का कोई और सर सवाल मेरा है? यहाँ पे एक क्वेश्चन था जी जी। कि जो आपने लाइक प्रैक्टिस की थी तो उसमें आपका रीडिंग का बैंड स्कोर क्या था, और जो आपने मॉक टेस्ट किए थे उसमें क्या बैंड स्कोर था? मैम, जब मैं कैम्ब्रिज से प्रैक्टिस कर रहा था तो रेगुलरली 8.5 या और समटाइम्स 9 तक मैं जा रहा था। राइट। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया था तो 7.5 और समटाइम 8 तक गया था। सिर्फ 2-3 ऐसे मॉक टेस्ट हुए थे जिसमें मेरा 8.5 आया होगा, आई थिंक। हाँ, तो मॉक टेस्ट में वो ज़्यादा मुश्किल है, उन टेस्ट में ज़रा अच्छा बैंड लेना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट में 7.5 ले रहे हैं तो आप ओरिजिनल में 8 या 8.5 ले जाएंगे, जो मैं जेल के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। या एंड स्पीकिंग में मेरी जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट बुक नहीं करवाया वो यहाँ से प्रैक्टिस करें, ये और सेशन में तो आके करते ही रहें, लेकिन यहाँ से भी कर लें प्रैक्टिस। ये मेरी रिकमेंडेशन होगा आपके। ये इसके काफ़ी अच्छे हैं जो मॉक टेस्ट हैं। सो सर ये आप आइल्स सिमुलेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, आइल्स ऑनलाइन। अच्छा सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है स्पीकिंग के रिलेटेड। मैं ना ये क्या करता हूँ कि मैं ना बहुत ज़्यादा कोई एडवांस वर्ड यूज़ नहीं करता स्पीकिंग मॉड्यूल में अपने। सिर्फ लाइक के सिंपल वर्ड्स में या डेली लाइफ वर्ड्स में जो हम पढ़ते हैं हमारे लेवल पे हैं, उसी के रिलेटेड मैं इसी को यूज़ करके अपना जो टास्क होता है ना अचीव करने की ट्राई करता हूँ, लाइक नॉर्मल वर्ड्स में। तो क्या मुझे वोकेबलरी पे वर्क करना चाहिए? लाइक आई थिंक मैंने सोचा है जब भी मैं इस पर ट्राई करता हूँ ना ज़्यादा वर्ड्स एक्स्ट्रा
या एडिशनल वर्ड करने की ट्राई, तो मैं मेरा वो ना फ्लुएंसी रहती है, फिर ना आइडिया जनरेशन रहता है। तो अगर मैं सिंपल अपने डेली लाइफ में यूज़ करूँ तो मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर लेता हूँ और इसको टास्क पे भी अचीव कर लेता हूँ, लाइक प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है इसमें? आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। आप सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। मैंने भी सिंपल वर्ड्स में टेस्ट दिया था और 7 तक आ गया था बैंड। सो उसमें अगर आप एक दो थोड़े से फैंसी वर्ड्स डाल लेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन फोर्स नहीं करना। अगर आपका सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन हो रहा है और आपको लग रहा है कि आसानी से सिंपल वर्ड्स में मैं बता रहा हूँ तो उसी वही बहुत है, वही आपको 8 तक ले जाएगा। मेरा क्या हुआ था जब मैं स्पीकिंग टेस्ट दे रहा था, एक तो मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा था, जो कि यहाँ पर भी काफ़ी मरतबा मॉडरेटर्स ने मुझे पॉइंट आउट किया था, लेकिन ये मेरी ज़रा नेचुरल आदत है बोलने की। मैं उर्दू भी बोल रहा होता हूँ तो मैं काफ़ी तेज़ बोल रहा होता हूँ, और यही मेरा वहाँ पर हो रहा था। और सेकंड पार्ट में मैं इसी वजह से ना थोड़ा सा मेरे पास लास्ट में जाकर आई थिंक लास्ट 10 to 15 सेकेंड में थोड़ा सा मवाद ख़त्म हो गया था। तो आई थिंक इस वजह से मेरा थोड़ा स्कोर बल्कि काफ़ी गिर गया होगा स्कोर। सो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आपको स्लो बोलें और सिंपल बोलें। ये मैंने आइल्स एडवांटेज की भी मैं वीडियोस देख रहा था, और ये जो प्रोफेसर्स थे जो जेल के, अम, जो ऑफिशियल आपको साइट पे मिलेंगे, वो भी यही रेकमेंड कर रहे थे कि सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना को तरजीह दें। अगर आप फोर्स करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, आपका बैंड कटेगा। वो आपसे हमेशा नहीं मांगते कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या इडियम्स। अगर आप सिंपल वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत होगा। आप बस रेपिटिशन ना हो और कहीं रुके ना, कोहेरेंस कोहेजन फ्लुएंसी अच्छी हो तो आप 7.58 तक ले जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। सर अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आपने आइल्स की प्रिपरेशन कितने अरसे में कंप्लीट कर ली थी और आप डेली का कितना टाइम दिया करते थे? अच्छा सर, पहले एक सिंगल 2 PM का सेशन चल रहा था। मैम आमना फारूक और सरदनान थे आई थिंक, उन्होंने चलाया हुआ था। मैं उस पर मैंने उससे लिसनिंग और रीडिंग की और कुछ एक्सटेंट तक राइटिंग की प्रैक्टिस की थी। और स्पीकिंग की मैंने 10 AM वाले सेशन से की थी, और ये अराउंड 2 महीने चली होगी। अब मैंने मिड जुलाई में मेरा इरादा था टेस्ट देने का, लेकिन फिर मेरे पेपर आ गए थे तो वो ज़रा पीछे चला गया। तो मैंने अगस्त के स्टार्ट में दिया था। तो अराउंड 2 या 2.5 मंथ्स आप कह सकते हैं, इतनी मैंने प्रैक्टिस की थी। और चैट में मैंने किसी का क्वेश्चन देखा था कि कितने अरसे पहले हमें रजिस्टर करना चाहिए। तो आई थिंक आपको अ, अगर आपका जो आपका डिज़ायर बैंड है वो कंसिस्टेंसी से आपका आ रहा है कैम्ब्रिज की बुक्स पर, तो अराउंड 20 to 25 डेज बहुत है। ज़्यादा ना कीजिएगा, ज़्यादा दूर रखेंगे तो आप थक जाएंगे। अगर आप कोई 30-35 दिन रख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर इतना वो अलाउड भी करते हैं नहीं, लेकिन अगर आप इतने दिन रख लेते हैं तो एक फटीग होती है, वो आप देखेंगे आने लग जाएगी, आप थकने लग जाएंगे। मैंने भी एक्सपीरियंस की थी। आखिरी 2-3 दिन में मेरा ज़्यादा टेस्ट करने का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था। सो क्योंकि मैंने भी अपनी डेट एक्सटेंड की थी ना। तो ये मेरी आपको रिकमेंडेशन होगी जब आप रजिस्टर करने लगेंगे टेस्ट। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरी इस टाइम यही कंडीशन है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसको टैकल कैसे करना है। लाइक अगर मैं इमेजिन करूँ कि मैंने खुद एक सेशन भी पढ़ाया, उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन भी की है, तो अभी मेरा 24 अगस्त को एग्जाम है, लेकिन इस टाइम मेरी ये कंडीशन है कि मेरा टेस्ट करने का दिल ही नहीं करता। लिटरली इतनी बुरी हालात है कि मैं बहुत मुश्किल से इसको कोप अप कर रहा हूँ। तो लाइक कोई टिप दे दें कि मेरे पास सिर्फ 10 दिन है, तो मैं इसको कैसे करूँ सर फोकस? आई वुड रिकमेंड कि आप एक दिन ना पूरा ऑफ लें। मेरा अक्सर जब मुझे ये प्रॉब्लम होती थी तो मैं कोई कोई और चीज़ करने लग जाता था या पूरा दिन ऑफ लेता था। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो बहन भाइयों के साथ मैं खेलने लग गया या अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ मैंने की, तो बैटरी ज़रा रिचार्ज हो जाती है इससे, राइट। और अगर आप डिज़ायर्ड बैंड ले रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन ना लें इस बारे में। आ, बंदा अगर परेशान हो अपने बैंड के बारे में तब भी ज़रा थकान सी होने लग जाती है। सो रिलैक्स रिलैक्स लेकर जाएं।
मुझे भी थोड़ा सा जब टेस्ट वाले डे तक मुझे थोड़ा सा मुझ पर प्रेशर था, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना पैसा बंदा खर्च कर रहा होता है तो थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है कि अगर ना ले सके डिज़ायर्ड बैंड तो क्या होगा। लेकिन जो मैं टेस्ट सेंटर में गया था तो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट थी ओवरऑल ना, काफ़ी इजी इन्वायरमेंट थी, तो परेशान मत हो, इंशाल्लाह आपका अच्छा होगा एंड गुड लक सर जी। जी थैंक यू सर। बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि ना मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है कि पहले मैं जब कर रहा था ना रीडिंग मॉड्यूल, मुझे ना रीडिंग बहुत बुरा लगता है, मेरे बहुत बोरिंग लगता है, बहुत इरिटेशन होती है इससे। ऑल्दो लिसनिंग को मैं एंजॉय करता हूँ, राइटिंग भी मैं ऑलमोस्ट कर लेता हूँ सही से, और स्पीकिंग भी सही, आइडिया जनरेशन भी अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि जब रीडिंग पे आता है ना तो मुझे इससे ना इतनी इरिटेशन होती है कि मैं इसको नहीं कर पाता। मैंने पहले कर रहा था तो मेरा सही आने लग गया बैंड, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक हफ्ते 1.5 हफ्ते बिल्कुल ही नहीं किया रीडिंग, तो उसका आउटकम ये निकल रहा है कि अब मैक्सिमम 6.5 या 6 या 7 आ रहे हैं, वेरी कर रहे हैं बैंड ना रीडिंग में, और मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास 10 दिन है सिर्फ और मेरा रीडिंग कवर ही नहीं हो रहा, तो लाइक मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। अच्छा सर, आपके मॉक टेस्ट में कितना करंटली बैंड आ रहा जी मॉक टेस्ट में मेरा मिनिमम 6 आ रहा है और मैक्सिमम 7 आ रहा है रीडिंग में। है? अच्छा, एक तो आप थोड़ी सी अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। वो जो मॉक टेस्ट होता है वो डायरेक्टली मॉक टेस्ट ना दें। कुछ मॉक टेस्ट वहाँ आई थिंक वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप कंट्रोल टाइम के साथ दे सकते हैं रीडिंग में। आपको एग्जैक्टली 60 मिनट्स का देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आप पॉज वगैरह कर सकते हैं। वो मतलब मॉक टेस्ट नहीं होगा, वैसे ही होगा। तो एक तो आप एक दो वो देने की कोशिश करें ताकि आपको आपकी वीकनेस जो है वो आइडेंटिफाई करने में थोड़ी आसानी हो। दूसरा, जब आप वो कर रहे हो ना तो कोशिश करें कि हाईलाइट वाला टूल यूज़ करें, उससे आपको थोड़ी आसानी होगी। और हाईलाइट पे ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें हाईलाइट करते हुए, राइट। उससे आपको थोड़ी आसानी होगी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कोई एक दो ही टाइप के ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी जिससे आपका बैंड गिर रहा है। जी जी सर, मोस्टली तो टाइप बी में ही होता है प्रॉब्लम, या अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाए लाइक रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड वगैरह या इस तरह का, लाइक मुझे ना शुरू से रिलेशन है इन टॉपिक से, तो वो आ जाए तो मेरा सारा स्कोर वो जो होता है ना पैसेज खराब हो जाता है, तो स्पेसिफिकली मैंने ये नोटिस किया है इसके रिलेटेड। और अगर टाइप बी का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि रीडिंग में उतनी अंडरस्टैंडिंग मेरी रही नहीं है और है भी नहीं है शुरू से कि जल्दी से क्विक इसको गेट कर लूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाता है मेरे लिए उसको अंडरस्टैंड करना जल्दी से। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोशिश किया करें स्किम किया करें। मैचिंग हेडिंग के अलावा पूरा पैराग्राफ आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्किम किया करें तो बोर भी नहीं होंगे, थोड़ा रिलेटिवली आसान भी होगा आपके लिए, राइट। जी जी सर, थैंक यू। सर वन लास्ट क्वेश्चन के सर, आपने सिंस कंप्यूटर आइल्स टेस्ट दिया राइट, सो मटेरियल्स कैसे होते हैं सर, कीबोर्ड मॉनिटर माउस वगैरह? उसका आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। कीबोर्ड एक कम्पैक्ट सा कीबोर्ड होगा, जैसे आपका लैपटॉप होता है ना नॉर्मली, वैसे ही होगा। तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। मुझे काफ़ी बल्कि इतनी आसानी मुझे लैपटॉप पे टाइप करते हुए नहीं हुई थी जितनी उस पे हुई थी। काफ़ी क्लोज क्लोज कीज थी, और माउस भी अच्छा सा था। सो ओवरऑल बहुत आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। सर मेरा सवाल है, लिसनिंग में जो होते हैं वो हेडसेट की आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं हम, और वो कंफर्टेबल होते हैं? आप ना हेडसेट में ऐसा कोई बटन नहीं होता या ऐसी कोई व्हील नहीं होगा जिससे आप कम ज़्यादा कर सकेंगे, लेकिन आपको कोने में ऑप्शन आ रहा होगा आवाज़ कम ज़्यादा करने का, वो जो सॉफ्टवेयर होगा ना उसके कोने में। तो लेकिन मैंने जो नोटिस किया था डिफ़ॉल्ट वॉइस ही ना, जो डिफ़ॉल्ट आवाज़ थी वो काफ़ी कंफर्टेबल थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी ऐसी। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि सर मैं जब लिसनिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ तो लाइक मैं स्पीकर्स का यूज़ करता हूँ। हेडसेट्स भी हैं मेरे पास, लेकिन जब मैं वो लगाता हूँ तो उनकी तार जो है ना वो लाइक जैसे मेरी टेबल की सेटिंग है उसमें वो कीबोर्ड के साथ रास्ते में आ जाती है तार, तो बार बार मेरे हाथ के साथ लगती है, तो उसलिए मैं फिर हेडसेट नहीं यूज़ करता हूँ। तो सर इज इट ओके, और आई शुड टर्न कन्वर्ट टू द हेडसेट? आई थिंक आप हेडसेट यूज़ करना स्टार्ट कर दें, अपने वो तारों की कुछ सेटिंग कर लें कि आप परेशान ना हो।
क्योंकि ओरिजिनल टेस्ट में आपने हेडसेट ही यूज़ करना होगा, तो अच्छा है आपकी अभी से प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए, क्योंकि हो सकता है आप शुरू में आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगे, तो हेडसेट वुड रिकमेंड आप स्टार्ट कर लें। Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much for your all the advice. अच्छा सर ने सर जफर ने एक दफ़ा रिकमेंड किया था कि आप लाइक अगर आपको लगता है ना कि आप 2.5 घंटे आपसे नहीं फोकस हो रहा, तो आप साथ कोई ऐसे स्नैक्स या कोई चॉकलेट वगैरह या इसने कोई चीज़ रख लें, तो एग्जाम में अलाउड होता है वहाँ पे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता कि आप अगर लेके जाएं तो या वो कहेंगे तो नहीं इसमें ऐसा? आई थिंक आपको पानी के अलावा कुछ ले जाने नहीं देते, पानी की बोतल उस पर भी कोई कवर वगैरह ना हो, राइट। मेरी पानी की बोतल पे कोई कवर नहीं था, कवर था एक्चुअली, उन्होंने उतरवा दिया था, तो बट ओवरऑल आई डोंट थिंक कोई दूसरी स्नैक ले जाने देंगे आपको। एक्चुअली मैं ना चॉकलेट लेके जाना चाह रहा था, जैसे सर जफर ने मुझे रिकमेंड किया था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। सर मे बी वो ट्रांसपेरेंट मे बैग के अंदर लेके जाने दें, क्योंकि मैंने मे बी आप वहाँ ले जाइएगा, अगर वो ले जाने देते हैं तो ठीक है, वैसे वरना फिर आप वहाँ जमा करवा सकते हैं, वहाँ एक काउंटर होगा, वो बैग वगैरह तमाम बिलोंगिंग्स कलेक्ट कर रहे होते हैं। सर नहीं मैंने सर, ये आप पहले खा सकते हैं लेकिन ये लेके नहीं जा सकते आप किसी भी जी टेस्ट करने। जी, मुझे अंदाज़ा था, बट आई वाज नॉट 100% श्योर, मेरा नहीं ख्याल वो ले जाने देंगे। सर एडिबल्स नहीं लेके जा सकते ट्रांसपेरेंट बैग में? क्या चीज़? मतलब सर टॉफी या चॉकलेट जी जी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। आई डोंट थिंक सो वो ले जाने देंगे टेस्ट